जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों 21 तारीख से आप सभी के एडमिट कार्ड जो है अपलोड होने प्रारंभ हो जा रहे हैं और कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो इस वक्त जब आपके एडमिट कार्ड अपलोड हो जाए, यहाँ से एक नई चीज़ें आपके दिमाग में आने शुरू हुई जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो आपको जो है प्रेशर मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इस प्रेशर का दबाव इतना ज़्यादा होता है आपके दिमाग में हर प्रकार की समस्याएं उभरेगी कि आने वाले हमारा करियर क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो अधेर बूंद तैयार होता है, इससे जो एक घाटा ये होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा आपके दिमाग से लोप हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में ध्यान में रखिएगा, एडमिट कार्ड अपलोड होने के बाद एग्जामिनेशन के होने तक जो है एक प्रेशर मैनेजमेंट रहता है। इसे बहुत हल्के ढंग से लेकर के मैनेज करें। ये मन में सोचे कि जो कुछ भी होगा इट विल बेटर फॉर यू, ये आपके जीवन के लिए अच्छा ही होगा। और इस प्रकार मैनेजमेंट करते हुए आप अपने एग्जाम को जो है अच्छे तरीके से दीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट जो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो नवंबर 2022 में जो है मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है प्रारंभ किया गया था। 1300 करोड़ रुपए का क्या है ना ये प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ 276 गांव जो ऐसे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। 50,000 एकड़ सेवी जमीनों से इससे क्या जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा, ये दुमका स्थित है, दुमका के सिद्धेश्वरी नदी से क्या किया जाएगा ना, पानी को उठाते हुए इसे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। ये झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना का कंस्ट्रक्शन जो कार्य वो किसके अधीन दिया गया? तो लार्सन एंड टर्बो के अधीन दिया गया है। और ध्यान में रखिएगा कि ये एक ऐसी परियोजना है जहां कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का विस्थापन जो है समस्या नहीं देखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। निम्न में किसके फोटोग्राफी को सर्वाइवल इंटरनेशनल 2021 के कैलेंडर में शामिल किया गया था? ठीक है, चलिए तो हरेन ठाकुर के द्वारा बीजुका को केंद्र में रख करके जो है क्या किया जाता है ना, चित्रकारी किए जाते हैं। झारखंड के नामी गिनामी चित्रकारों में से एक हैं ललित मोहन, जिन्हें कलाश्री सम्मान प्राप्त है। इनके द्वारा भी ये जो जनजातीय विषयों पर चित्रकारी किया जाता है। महावीर महतो के 2 पेंटिंग थाईलैंड में चयन हुआ था, याद रखिएगा, जिनमें एक पेंटिंग में जावा नृत्य और दूसरा में जो है छौ मुकुट करते हुए नृत्य, छौ नृत्य के दौरान जो मुकुट का प्रयोग होता है उसे दिखाया गया था। इनका जो 2 पेंटिंग उनका चयन किया गया था। आशीष बिरोली, तो इसका उत्तर क्या है? जिनका पेंटिंग जो है सर्वाइवर इंटरनेशनल 2021 में सेलेक्ट हुआ था, जिनमें एक होम महिला जो है अपने बच्चे को लिए हुए हैं, तो इस पर पेंटिंग बनाया गया था, इस विषय वस्तु पर बनाया गया था। तो आशीष बिरोली की जो पेंटिंग है उसका सिलेक्शन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 2023-24 के अनुसार कुल आय में राज्य का 100 कर राजस्व कितना है? अर्थात राज्य को इस बार जो बजट बना है उस बजट में राज्य का स्वयं का जो कर से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, स्वयं का जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना प्रतिशत है? तो एक एक करके सारे डेटा को देख लेते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक तो सेंट्रल से कितना प्राप्त हो रहा है, 29% प्राप्त हो रहा है, जहां 26.51, याद रखिएगा ये राज्य का स्वयं का कर है। ठीक है, स्टेट ओन टैक्सेस कहा जाता है इसको। और राज्य का जो कर भिन्न राजस्व है वो कितना है, 14.83। ग्रांट इन एड, जिसे हम लोग अनुदान कहते हैं, याद रखिएगा इस बार अनुदान से कितना प्राप्त हो रहा है ना, 14.12% प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो राज्य का कर का प्रतिशत, राज्य का जो स्वयं का कर है वो कितना प्रतिशत है? 26.51% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना जो है 2003 में जो इसका स्थापना किया गया। रिमोट सेंसिंग के कार्यों को संचालन जो इसी के द्वारा किया जाता है, अर्थात एस्को की खोज, नए क्षेत्रों की खोज, वनों के बारे में जानकारी लेना, इन सभी जो रिमोट सेंसिंग का काम होता है वो सारा कार्य जो है इस पर आधारित है। और वर्तमान में जो इसके डायरेक्टर है वो कौन है? तो भूपेश प्रताप सिंह जो है इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी को याद रखिएगा तो 2001 में जो है झारखंड डाक सर्कल का स्थापना किया गया था। चलिए और भी कई चीज़ें उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सा जल विद्युत केंद्र जो है गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र क्या है ना केंद्र है? अर्थात गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का कौन सा जल विद्युत केंद्र है? और ये एकमात्र है पूरे हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में इस प्रकार का एक अनोखा क्या है ना केंद्र है। चलिए तो इसका उत्तर याद
देखिए इसका उत्तर होगा मैथन जल विद्युत केंद्र। ये गैस टरबाइन पर आधारित जो है क्या है ना प्रथम जल विद्युत केंद्र है जो कि झारखंड का है। इसका निर्माण जो है डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत 1957 में बनाया गया था और इसका जो क्षमता है वो कितना है तो 60,000 किलोवाट जो है इसका क्या है ना क्षमता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें पंचेत की क्षमता तो पंचेत दामोदर नदी पर है, इसका जो है कितना है 40,000 किलोवाट जो है इसका क्या है ना क्षमता है। तिलैया जो है वो कौन से नदी पर है तो वो बड़ाकर नदी पर है और कोडरमा स्थित है। इसकी भी क्षमता जो है कितना है ना माइथन के तरह ही अर्थात 60,000 किलोवाट है। और कोनार की क्षमता जो है वो किसके बराबर है तो पंचेत के बराबर अर्थात 40,000 किलोवाट है, जो कि बोकारो स्थित है कोनार नदी पर। तो इस प्रकार गैस टरबाइन पर आधारित जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है तो वो मैथन जल विद्युत परियोजना है जो 1957 में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। झारखंड राज्य में ग्रेनाइट उपलब्धता निम्न में से किस क्षेत्र में उपस्थित है? ग्रेनाइट का काम जो है भवन निर्माण के क्षेत्र में जो है होता है और ये इसका जो उपलब्धता है वो तुपुदुना के क्षेत्र में जो है इसे ये प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद साथ साथ याद रखिए जो तुपुदुना एरिया जो डेवलपमेंट है वो 1970 में बनाया गया था एचईसी को सपोर्ट करने के लिए। तुपुदुना एरिया जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो ऑप्शंस है ऑप्शंस को ध्यान देखिए। नोवा मुंडी जो है वो कहाँ है तो पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है। लोह इसके लिए काफ़ी माने जाते हैं। राखा, सुद्रा और घाटशिला इसका संबंध किसके साथ है? इसका संबंध जो है पूर्वी सिंहभूम के साथ है और ये कॉपर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तो तुपुदुना इंडस्ट्रियल एरिया है या तुपुदुना का जो क्षेत्र है वो किसके लिए है? ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। और साथ में यहाँ इसे 1970 में इसे डेवलप करने का जो है प्रयास चल रहा है। ठीक है, 1970 से इसे जो है डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। चलिए निम्न में किसे झारखंड का प्रथम हिंदी नाटक होने का श्रेय प्राप्त है? झारखंड का प्रथम हिंदी नाटक, प्रथम उपन्यास, इसके साथ साथ प्रथम साहित्य, इन सभी चीज़ों पर आपको क्या करना होगा जो है इसे आपको करके रख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो इसका उत्तर याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा ग्रह का फेर। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा ना, इसका उत्तर होगा ग्रह का फेर जो कि अनंत सहाय अखोरी के द्वारा लिखा गया है और ये जो है 1913 में इसे लिखा गया है। तो ग्रह का फेर को क्या है ना हिंदी का प्रथम नाटक, झारखंड में हिंदी का प्रथम नाटक होने का क्या प्राप्त है ना श्रेय प्राप्त है। वहीं अगर हम बात करें हमारी मांगे पूरी करो किसके द्वारा लिखा गया तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। सृष्टि और सांझ जो है सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है। और इसके साथ साथ जो है भारत छोड़ो तो राधा कृष्ण जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राइटर्स के पुस्तकों के नाम जो है हिंदी में जो मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा उपन्यास, साहित्य, नाटक, इन सभी चीज़ों को जो है प्रथम पत्रिका कौन थी, तो इन सभी चीज़ों को कर ले और कुछ राइटर्स के नाम भी जो है बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, सारे एक बार अध्ययन करेंगे ना तो सारा क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। ऊंचाई के साथ क्या करेंगे झरनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। तो चलिए तो सबसे पहले तो लोध जलप्रपात जो कि कहाँ है, बूढ़ाघाघ नदी लातेहार, 465 फीट सबसे ऊंचा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। चलिए दूसरा 320 फीट हुड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। 150 फीट ये मोतीझरा जलप्रपात है जो कि अजय नदी पर है। ठीक है, संताल परगना के क्षेत्र में। और दसम फॉल जो है कितना है तो 130 फीट है और ये कौन से नदी पर है तो ये जो है कांची नदी पर है। एक और जो है आप भूल रहे हैं जो कि सबसे जो कि वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जोना जलप्रपात। ठीक है, तो जोना जो जलप्रपात है वो कितना फीट है तो 56 फीट है और ये राड़ू नदी पर है। इस प्रकार क्या करें ना फीट के हिसाब से क्या कर लेना जलप्रपातों का कलेक्शन करें, लोध से शुरू करें, हुड्रू को उसमें शामिल करें, उसके से मोतीझरा को उसमें शामिल करें, सदनी घाघ को उसमें शामिल करें, इसके साथ साथ जो है दसम को उसमें शामिल करें और फिर उस और क्या शामिल करना है ना जोन्हा को उसमें शामिल करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो इसलिए आपका जो क्या होगा रिविजन पूरा हो जाएगा। चलिए सदनी घाघ भी आ गया। सदनी घाघ जलप्रपात जो निम्न में किस नदी पर स्थित है तो अभी मैंने आपको कहा सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, ठीक उत्तरी कोयल नदी के उल्टे तरफ से बहती है। जैसे ये पाट का क्षेत्र है और पाट क्षेत्र के इस ओर बहती है और पाट क्षेत्र के ऊपर की ओर नॉर्थ कोयल बह रहा है और ये जो है ना गुमला सिमडेगा के जो क्षेत्र है पाट के दक्षिणी क्षेत्र में जो है शंख नदी बहती है। पहले तो ये संकड़ी खाइयों का निर्माण करने के लिए ना बहुत ही चर्चित माना जाता है
और याद रखिएगा चैनपुर गुमला से ये निकलता है। कहाँ से निकलता है ना, गुमला के चैनपुर से ये निकलता है। साथ में राजा डेरा के पास जो है क्या बनाता है ना, 200 फीट का जो है क्या बनाता है ना, सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करता है। तो एक और जलप्रपात के बारे में आपको जानकारी हो गया। साथ में कौन सी ऐसी नदी है जो अत्यंत संकरी और गहरी खाई का निर्माण करता है, तो इसका भी उत्तर क्या रखिएगा ना, शंख नदी। चूंकि ध्यान में रखना है कि जो नीचे का क्षेत्र है, पाट के जो नीचे का क्षेत्र है, वहाँ क्या है, वहाँ जो है घाटियाँ बहुत ज़्यादा है और इस घाटियों को काटते हुए जो है शंख नदियाँ क्या करती है, आगे बढ़ती। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। कुंड जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जो जलप्रपात जिस जिले में एक जलप्रपात है उसे बिल्कुल मुंह पे याद रखना होगा, ठीक है। तो कुंड ही वैसा एक जलप्रपात है जो पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में स्थित है और एक ही है पलामू में। तो इस प्रकार इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है ना, खूंटी में भी एक ही आपको मिलेगा जिसे हम कहते हैं पंचघाघ, और ये कौन से नदी पर है, तो बोनाई नदी पर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। गिरिडीह में भी एक ही है जिसे हम कहते हैं उसरी जलप्रपात, जो है उसरी नदी पर स्थित है। तो ये भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ की गढ़वा में तो बहुत सारे हैं, गुरसेंदू बलचौड़ा है, सातू सुकलदरी, गंगू झांग, गुंगा झांग, तो ये सभी जो है गढ़वा पर स्थित है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हाँ एक जलप्रपात है उसे बिल्कुल पहले याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनासी पुनासी जलाशय जलाशय परियोजना जो है कहाँ स्थित है? पुनासी देवघर जसीडीह के निकट है। तो देवघर में अजय नदी पर जो है पुनासी जलाशय परियोजना है। चलिए तो पुनासी के बारे में संपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं कि पुनासी का प्रारंभ कब किया गया था। अगर हम लोग बात करें कि पुनासी से किन दो जिलों को लाभ होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा देवघर के देवघर हो गए, उसके साथ साथ मोहनपुर हो गया और उसके साथ साथ सारवा, ये 3 जिले, और दुमका के जो है सौर्या प्रखंड जिले को क्या होगा, इससे लाभ प्राप्त होगा। प्रथम बार इसे 1982 में शुरुआत किया गया था, जब इसे 26 करोड़ रुपए जो तब सैंक्शन किए गए थे, ठीक है। इस परियोजना से जो है 38,000 एकड़ जो है याद रखिएगा 38,000 एकड़ क्या है ना, खरीफ फसलों को लाभ होगा, और 22,000 जो है एकड़ जो है किसको लाभ प्राप्त होगा, रबी और फसल को क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। 300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है। तो पुनासी जलाशय परियोजना से दुमका और देवघर में जो है क्या होगा ना, लाभ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कुछ है। दामोदर सिंचाई परियोजना के तहत निम्न में से किस बांध का निर्माण सबसे पहले किया गया था? तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं, ये तो आप सभी के मुंह पे होगा। दामोदर जो है डीवीसी का शुरुआत जो है 7 जुलाई 1948 को हुआ, अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तर्ज पर। और इसके साथ ही 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध निर्माण का जो है क्या किया गया था ना, ढांचा बनाया गया था। और अब तो कई चीज़ें बन चुकी है, जल विद्युत केंद्र भी बन गए हैं, ताप विद्युत केंद्र भी बन गए इसी दामोदर घाटी के। हम कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट 1940 में शुरू हुआ था, इसके संपूर्ण उपयोग जो है इस घाटी का हो चुका है। चलिए इसके साथ साथ हमने सबसे पहले कौन सा डैम बनाया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा तिलैया को बनाया गया था। 1953 में जो है तिलैया का निर्माण किया गया था, ठीक है। जो कि ध्यान में रखिएगा, तिलैया के बाद अगर किसी का निर्माण होता है तो कोनार का निर्माण होता है 1955 में। वहीं माइथन और पंचेत, माइथन का निर्माण कितना हो गया 57 में, और पंचेत का निर्माण कब हुआ तो 59 में। तो ये लगातार जो है इसका निर्माण हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, गुमानी परियोजना निम्न में से किस समूह का संयुक्त परियोजना है? झारखंड में कई ऐसी परियोजनाएं जो 2 जिले से जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट्स है पहली बात, और ऐसी कई परियोजनाएं जो कि इंटर स्टेट भी है। तो उन्हें आपको देखना पड़ेगा, जो इंटर स्टेट है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अगर हम बात करेंगे कि झारखंड एवं बंगाल, झारखंड और बंगाल के लिए तो सबसे पहले तो कौन सी परियोजना, डीवीसी आएगा, जो कि कहना है जो कि इंटर स्टेट परियोजना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हजारीबाग और रामगढ़ में कौन से हैं, तो भैरवी परियोजना है जो कि हजारीबाग और रामगढ़ को संयुक्त रूप से जो है प्रॉफिट देगा। और इसके साथ साथ गुमला और सिमडेगा की अगर हम बात करें तो ये राम रेखा परियोजना, ठीक है, राम रेखा जलाशय योजना जो है गुमला और सिमडेगा को लाभ पहुंचाएगा। वहीं गुमानी जो है वो साहेबगंज और पाकुड़ को क्या पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा। तो ये क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट है, अंतर जिला जो है संयुक्त परियोजना है गुमानी परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात RRDA कब बनाया गया?
तो सबसे पहले तो 1869 राज्य का प्रथम नगर पालिका, ठीक है, राज्य का प्रथम नगर पालिका कब बना, या रांची नगर पालिका कब बना, 1869 को बना। उसके बाद RRDA का निर्माण हुआ 1975 में, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। और उसके बाद क्या बना, तो रांची नगर निगम बना। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रांची नगर निगम कब बना, तो 1979 में। इन तिथियों को याद रखिएगा। 1989 का फिलहाल नगर निगम के साथ हम जोड़ नहीं रहे हैं। अगर इस तिथि को याद रखना है तो आप इसे झारखंड आंदोलन से जोड़कर देख सकते हैं, जब झारखंड विषयक समिति जो है बनाया गया था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनी थी, झारखंड विषयक समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड विषयक समिति बनाया गया था 1989 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या जो है सबसे अधिक है, किस प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या जो है सबसे अधिक होगी, तो बिल्कुल जहां सबसे अधिक जिले है वहीं सबसे अधिक क्या बनेगा, अनुमंडल बनेंगे। तो इसका उत्तर तो उत्तरी छोटानागपुर है। सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं, ठीक है, और यहाँ पर कितने अनुमंडल हैं, तो 13 अनुमंडल हैं। दक्षिणी छोटानागपुर पे कितने जिले हैं, तो 5 जिले हैं, और यहाँ पर अनुमंडल कितने हैं, तो 8 हैं। संथाल परगना में 6 जिले हैं, यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या जो है वो 9 है। और कोल्हान में कितने हैं, 3 है, 3 जिले हैं, और यहाँ अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो अनुमंडलों की संख्या 7 है, 7 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो अनुमंडल है वो कहाँ बने हैं, 13, अर्थात जो है उत्तरी छोटानागपुर। प्रखंड में बदलाव होते हैं लेकिन अनुमंडल में बदलाव इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा बड़ा प्रशासनिक डिवीजन होता है, याद रखिएगा, तो इसलिए अनुमंडल फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ साथ याद रखिएगा पलामू में कितना है, तो पलामू में भी 3 जिले जहां 8 अनुमंडल है। तो पांचों का याद रखिएगा, उत्तरी छोटानागपुर 13, दक्षिणी छोटानागपुर 8, संथाल परगना 9, और इसके साथ साथ जो है कोल्हान में हो गए 7 और पलामू में 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जिले में प्रखंडों की संख्या अधिक है, तो ये तो सिलसिलेवार है कि नहीं, इसे याद रखिएगा, पलामू, गढ़वा और रांची, ठीक है, ये उत्तर होगा। पलामू में कितना है, तो 21, गढ़वा में कितना है, तो 20, और रांची में भी कितना है, तो 18, और इसके पश्चिमी सिंहभूम में भी है, तो कितना है, 18। हजारीबाग में अगर बात करें तो हजारीबाग में कितना है, 16, और अगर धनबाद में बात करें तो कितना है, 10। तो ये याद रखिएगा, अर्थात पलामू, गढ़वा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा याद कर ले। हालांकि धनबाद चेक कर लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि धनबाद का स्थान जो है 6ठे पोजीशन पर है, लेकिन पलामू, गढ़वा और रांची का पोजीशन तो ठीक है, अर्थात 21, 20 और 18, और उसके साथ पश्चिमी सिंहभूम का भी 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। निम्न में कहाँ मृदा शोध संस्थान स्थित है, शोध संस्थान जो कि राष्ट्रीय लेवल का है, तो कुछ तो सब हमें देखने को मिलता है रांची में, और कुछ हमें देखने को मिलता है हजारीबाग में, ठीक है, और एक आध जो है वो पलामू में देखने को मिलता है, जैसे राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान, जैसे जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो हजारीबाग में 3 शोध संस्थान हमें प्राप्त हो रहे, एक तो सॉइल कंजर्वेशन वाला अर्थात मृदा शोध संस्थान वाला हमें मिल रहा है, उसके बाद एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो आयकर की जो शाखा है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो कृषि अनुसंधान संस्थान हमें देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ क्या मिल रहा है ना, चावल अनुसंधान संस्थान भी हमें कहाँ मिल रहा है, तो हजारीबाग में मिल रहा है। तो हजारीबाग में तो बहुत सारा गढ़ है, और रांची में तो बहुत सारे हैं। रांची में अगर हम कहेंगे सेंट्रल तसर है, इसके साथ साथ लाहा उत्पादन केंद्र है, और भी कई चीज़ें जो है रांची में है। नेशनल लेवल की जो चीज़ें उनको हम देख रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर हजारीबाग में हमें नेशनल लेवल की चीज़ें दिख रही है। लोहरदगा में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जो वो कहाँ पर है, लोहरदगा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस नदी का संबंध जो है धनबाद जिले के साथ नहीं है। धनबाद में 3 नदी है, दामोदर, बराकर और गोबाई। तो ऑब्वियसली कोनार जो है कहाँ की नदी है, तो ये बोकारो की नदी है, जिस पर क्या बनाया गया ना, कोनार डैम बनाया गया है, ठीक है, जो कि दूसरा सेकंड क्या है, डीवीसी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, और 1955 में बनाया गया था, है ना। 1953 में तिलैया, और फिर 1955 में कोनार नदी पर कोनार डैम बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। झारखंड में तीव्र और सुखद प्रकार के जलवायु जो है निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो तीव्र होगा, और दूसरा क्या होगा, सुखद प्रकार होगा, और वर्ष भर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो इस पर क्या ना, इस पर हाइट का भी जो है इफेक्ट पड़ता है। तीव्र होना चाहिए और सुखद प्रकार का होना चाहिए। तो ये रांची और क्या है ना, हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें गुमला और लोहरदगा, ठीक है, तो गुमला प्लस लोहरदगा में हमें क्या मिलता है ना, शीत प्रकार के, जिसे हम पाट प्रकार का जलवायु कह सकते हैं। तो शीत प्रकार के जलवायु। साहेबगंज में क्या पाया जाता है ना, ये डेल्टा प्रकार के जलवायु के लिए फेमस है। और 2 जलवायु और पाए जाते हैं, जो झारखंड के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र के ठीक नीचे का जो क्षेत्र है वहाँ कौन सा है, तो वहाँ महाद्वीपीय और उपमहाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि कहाँ जो है शीत और तीव्र प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, तो रांची और हजारीबाग का पठार, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ढालभूम का क्षेत्र, ढालभूम का जो क्षेत्र है वहाँ हमें लैटराइट मिट्टी मिलता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर लैटराइट। लैटराइट के 3 क्षेत्र हैं जिसे याद कर लीजिएगा एकदम दिमाग से, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। जेपीएससी में भी पूछा जाता है और जेएसएससी में भी पूछा जाता है। तो 3 क्षेत्रों में, एक तो पाट का पश्चिमी क्षेत्र या रांची का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसे भी हम मान सकते हैं, पाट का पश्चिमी क्षेत्र हो गया। दूसरा राजमहल का जो पूर्वी क्षेत्र है, तो राजमहल के पूर्वी क्षेत्र। और तीसरा ढालभूम का जो ढालभूम का जो क्षेत्र है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों क्षेत्र में क्या पाया जाता है ना, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है, 90% तक है। अब्रक मिट्टी जो है वो कोडरमा में, और जलोढ़ जहाँ गंगर नदी का फ्लो हो रहा है, तो साहेबगंज और पाकुड़ का जो क्षेत्र है जहाँ खादर और बांगर जो है, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ जो हमें मिल रहा है, तो खादर बांगर हमें वहाँ मिल रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी वहीं हमें मिलता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट, जिसके तहत जो है झारखंड में 75% तक क्या मिलेगा ना, नौकरियों का आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ, लोकल जो स्थानीय इंडस्ट्री है वहाँ। तो ये जो झारखंड स्थानीय जो है लोकल कैंडिडेट इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट कब बनाया गया था, 2021 में इसे बनाया गया था। ठीक है, जिसके तहत 75% रोजगार जो है लोकल लोगों को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश काल में रामगढ़ जिले का निर्माण कब किया गया। रामगढ़ जिले की कहानी कब से शुरू होती है, तो 1771 में शुरू होता है और यहाँ से प्रवेश शुरू हो जाता है। और इस समय जो है मुकुंद सिंह यहाँ का क्या रहता है ना, शासक रहता है। मुकुंद सिंह और साथ में जो है कैमक के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है 1772 से। वहीं 1773 में जो है रामगढ़ जिले का निर्माण किया जाता है। किसको किसको लेकर, रामगढ़ को लिया जाता है इसमें, साथ में छोटापुर खास को लिया जाता है और पलामू के कुछ क्षेत्रों को लेकर के किया जाता है। और 1774 में क्या जाता है ना, तेज सिंह को यहाँ का क्या जाता है, शासक बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य, झारखंड का ही नहीं संपूर्ण देश का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है, तो महुआटार। ठीक है, याद रखिएगा लातेहार स्थित महुआटार अभ्यारण्य जो है ये झारखंड का ही नहीं देश का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। 1976 में बना था और 73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पलामू अभ्यारण्य भी 1976 में बना है, सबसे बड़ा जो है 790 से भी वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वहीं लावालौंग कहाँ स्थित है, चतरा में स्थित है। और गौतम बुद्ध जो कि कोडरमा गया, ठीक है, बिहार जो क्षेत्र है कोडरमा गया का जो क्षेत्र जहाँ गौतम बुद्ध अभ्यारण्य पाया जाता है उसी का ये पार्ट है। और 1976 में इसका भी निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए और लावालौंग का निर्माण अगर पूछेंगे तो 1978 में लावालौंग का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न क्या था, प्रश्न था झारखंड का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य, तो उसका उत्तर क्या होगा, महुआटार अभ्यारण्य लातेहार 1976 63 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू अभ्यारण्य 1976 1794 वर्ग किलोमीटर। और इसके साथ साथ याद रखिएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसका निर्माण कब हुआ था, 1986 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। अंग्रेजों के आगमन के समय निम्न में से कौन छोटनागपुर खास का क्या था, राजा था, तो एक एक करके देख ले। चित्रजीत राय पलामू के राजा थे। और इसके साथ याद होगा आपको घटवाल विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, तो भोक्ता विद्रोह जो है जयनाथ सिंह इनके दीवान थे। जगन्नाथ सिंह कहाँ के थे, पोराट, जिनके आगमन पर जो है ढालभूम में प्रवेश होता है फर्गुसन का। मुकुंद सिंह कहाँ के थे, रामगढ़ के शासक थे। और दर्पनाथ जो है वो कहाँ के थे, छोटनागपुर खास के शासक थे। ये सीधा पटना चले जाते, पटना काउंसिल में जाकर के कहते हैं कि वो 12 या 15 हज़ार जो है वार्षिक कर देने के लिए क्या है, रेडी हैं। तो दर्पनाथ सिंह जो है क्या है, छोटनागपुर खास के शासक रहते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन खड़िया ओलोंग के रचनाकार है, खड़िया। चलिए खड़िया ओलोंग के रचनाकार कौन है, W.G. आर्चर। और इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा, द खड़ियाज लिखा गया है किसके द्वारा, S.C. रॉय के द्वारा 1937 में। वहीं W.G. आर्चर के हमें जो हो दुरुंग भी प्राप्त होता है 1942 के आसपास ही प्राप्त होता है, अर्थात 40 के बाद प्राप्त होता है। W.G. आर्चर खड़िया और हो से जुड़ा हुआ है। वहीं S.C. रॉय तो मुंडा, खड़ियाज और इसके साथ साथ रोड़ाओं से भी जुड़े हुए इनकी रचनाएं प्राप्त होते हैं। उनमें द खड़ियाज याद रखिएगा ये S.C. रॉय की रचनाएं हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही जो है प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर जो है जेएसएससी सीजीएल की क्लासेस तो दी गई, आगे जितने भी झारखंड के एग्जामिनेशन आएंगे उन सभी की क्लासेस आपको दी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ इतने दिनों तक जुड़े रहें, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। हमें सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।